गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये टॉपिक लगभग हर एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट है और इसीलिए आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। हमेशा की तरह हम इसके फैक्ट्स को 1857 की क्रांति, ये जो घटना है, इसके फैक्ट्स को तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ इस पूरी स्टोरी को जानेंगे कि आखिर कहानी क्या है। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो फैक्ट्स पे कम और जो डीप नॉलेज रखने वाली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हमने 1857 के सारे फैक्ट्स याद कर लिए, उसके बाद जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम डील नहीं कर पाते। तो इसीलिए इसको पूरा कहानी के माध्यम से आज हम समझेंगे। हमेशा ही हमारे टॉपिक पढ़ने का यही पैटर्न रहता है कि हम फैक्ट्स के साथ साथ एक स्टोरी, एक कहानी अपने दिमाग में फॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति को। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, क्यों इतनी बड़ी घटना हुई। तो सबसे पहले जानेंगे कारण, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और कौन सी जगह से किसने इस क्रांति का नेतृत्व किया। आखिर किस तरह से ये क्रांति पूरे भारत में फैली, या फिर अगर सिर्फ उत्तर भारत में बहुत सघनता से, बहुत इंटेंसिटी के साथ फैल रही थी, तो उसके पीछे कारण क्या था। इसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कैसे किया और अंत में जानेंगे कि आखिर क्या इस क्रांति के परिणाम हुए। क्योंकि आप सभी लोग 1857 की क्रांति को एक असफल क्रांति के रूप में देखते हो, लेकिन आज की क्लास के बाद जब एंड में हम परिणामों पर चर्चा करेंगे तो आप खुद इस चीज़ का आंसर करोगे कि ना तो ये क्रांति पूर्णतः सफल थी और ना ही 1857 की क्रांति पूर्णतः असफल थी। तो क्यों पूर्णतः सफल नहीं थी, क्यों असफल नहीं थी, ये हम अंत में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देखेंगे 1857 की क्रांति के कारण, कॉजेज क्या थे। तो सबसे पहले सामाजिक धार्मिक कारण, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के पीछे कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण जिम्मेवार थे। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक धार्मिक कारण, सोशियो रिलीजियस कॉजेज। फिर हम देखेंगे राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज कौन से थे। आर्थिक कारण और प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज कौन से थे और इकोनॉमिक कॉजेज कौन से थे कि ये घटना भारत में हुई, इतना बड़ा विद्रोह भारत में हुआ। तो देखिए, सामाजिक और धार्मिक कारण को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि तात्कालिक कारण क्या था। क्योंकि देखिए, तात्कालिक कारण को पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आक्रोश तो बहुत लंबे समय से सभी लोगों में चल ही रहा था, विरोध भी चल रहा था, कुछ कुछ जगह विद्रोह भी हो रहे थे, लेकिन उनको अंग्रेजों ने दबा दिया। इस बार ऐसी कौन सी चिंगारी ने काम किया कि अंग्रेज तुरंत इस विद्रोह को दबा नहीं पाए और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे तात्कालिक कारण। देखिए, तात्कालिक कारण में हम सभी जानते हैं सैनिक विद्रोह था। तो सैनिक विद्रोह क्यों हुआ, जो कि तात्कालिक कारण है। सैनिक विद्रोह हुआ दिसंबर 1856 में। एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी और उसी के यूज को मना किया था सभी सैनिकों ने। तो क्यों ऐसा हुआ ये समझिए। दिसंबर 1856 में एक नई राइफल इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। अब इससे पहले जो राइफल काम में लेते थे सैनिक, वो थी ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस के साथ क्या था
कि सबसे पहले एक सैनिक को फायर करने के लिए, गोली चलाने के लिए हमेशा 2 बैग कैरी करने होते थे। ये जो कार्ट्रिज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसे 2 बैग कैरी करते थे। एक में भरा होता था गन पाउडर, जिसको हम कहते हैं बारूद। दूसरे बैग में रहती थी बुलेट्स, गोलियां रहती थी। तो इन दोनों बैग को कैरी करना एक समस्या था। दूसरा, जब किसी सैनिक को फायर करना है उससे पहले वो अपनी गन के अंदर, जैसे यहाँ पे ये गन आपको दिखाई दे रही है, इस गन में पहले बारूद भरा जाता था और उसके बाद ऊपर से बुलेट लगाई जाती थी। तो बारूद भरते समय समस्या क्या होती थी, कभी तो बारूद कम डल जाता था, कभी बारूद की क्वांटिटी ज़्यादा डल जाती थी। तो सैनिक जिसका काम है गोली चलाना, कभी तो वो चला ही नहीं पा रहा है और कभी ज़्यादा बारूद होने के कारण पता चला वो फटी गई है। तो ये एक बड़ी समस्या थी। अब इसका समाधान क्या किया गया कि एक ही कार्ट्रिज बना दिया गया, एक बैग टाइप बना दिया। आप यूं समझिए कि एक बैग बनाया, उसी में बुलेट डाल दी गई और उसी में नपी तुली मात्रा में गन पाउडर भर दिया गया। अब ये आसान था सैनिकों के लिए कि उन्हें एक ही बैग कैरी करना है। इस बैग में भरा होता था गन पाउडर और ऊपर रखी होती थी बुलेट। ठीक है, अब ये आसान प्रोसेस थी। इससे क्या होता, सैनिक तुरंत अपना गन इसे खोलते, इस जगह को दांत से काटना पड़ता था और यही समस्या का कारण बनेगा। तो इस जगह से दांत से काटा, गन पाउडर निकाला, नपी तुली मात्रा में है, उसे गन में लोड किया और ऊपर से बुलेट लगा ली और फायर किया। एक तो इसमें समय कम लगता था, दूसरा 2-2 बैग कैरी नहीं करने पड़ते थे, तीसरा नपी तुली मात्रा में, ये नहीं सोचना पड़ता था कि कितना बारूद भरना है, कितना गन पाउडर डालना है। तो ये समस्याओं का समाधान किया था अंग्रेजों ने। लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम आई कि ये जो कार्ट्रिज आपको दिखाई दे रही है, इस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस किया गया इसे, और ये जो जगह थी, ये ग्रीस की हुई जगह को दांतों से काटना पड़ता था। अब सोचिए, सूअर की चर्बी को मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है और हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है, हम गाय को पूजते हैं। तो उसकी चर्बी को दांत से काटना, ये तो धर्म भ्रष्ट करने जैसी चीज हो गई। तो इस वजह से सैनिकों ने मना किया कि हम इस नई राइफल का यूज नहीं करेंगे। अब आप सोच सकते हो कि आखिर क्यों उन्होंने एनिमल की फैट से ग्रीस किया, या क्यों उन्होंने जंतुओं की चर्बी को इस्तेमाल किया। वो प्लास्टिक का यूज कर सकते थे, वो पॉलीथीन का यूज कर सकते थे। तो देखिए 1856 तक प्रॉपर मैनर में प्लास्टिक का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो इस कारतूस को सेफ रखने के लिए कि ये मॉइस्चर ना पकड़े, बारिश वगैरह हो तो ये भीग कर खराब ना हो, इसलिए जरूरी हो गया था कि इसे चर्बी से ग्रीस किया जाए। तो आज शायद पहली बार आपको इस कारतूस की कहानी पता चली होगी कि आखिर सैनिक क्यों मना करते थे। ये तो हम सभी जान पा रहे थे कि गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और सैनिकों का धर्म भ्रष्ट होता था उससे, तो वो दांत से काटने के लिए मना करते थे। लेकिन ये कार्ट्रिज क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसका शायद आपको आज पहली बार पता चला होगा। तो चलिए, ये काम किया तो गया था अंग्रेजों के द्वारा सुविधा के लिए, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी दुविधा बन गया। सैनिकों ने इसको यूज करने से मना किया और इस तरह शुरुआत हुई थी इस विद्रोह की। एक छावनी में मना किया, दूसरी इन्फेंट्री ने मना किया, तीसरी ने मना किया, और करते करते हम देखेंगे कि मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हो गई। तो ये तो था हमारा एकमात्र तात्कालिक कारण। हमने अभी तक सिर्फ एक कारण को जाना है, कारतूस के गन के उपयोग को मना किया सैनिकों ने, और ये बना तात्कालिक कारण। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। दीर्घ काल से क्यों लोगों में, शासकों में, किसानों में, जमींदारों में, कलाकारों में, आर्टिसंस जो होते हैं, पीजेंट्स जो हैं, इन सभी में क्यों आक्रोश चल रहा था। क्योंकि देखिए 1857 की क्रांति में सिर्फ सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में शासक वर्ग ने भी हिस्सा लिया, किसानों ने भी हिस्सा लिया, जमींदारों ने भी हिस्सा लिया, इसके अलावा पार्टिसिपेट किया कलाकारों ने, व्यापारी वर्ग ने। तो उनमें किस बात का गुस्सा था,
वो क्यों आक्रोशित थे कि जैसे ही ये विद्रोह शुरू हुआ सबके सब इसमें शामिल हो गए? तो उस कारण को और देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि पहले से कौन से कारण चले आ रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक कारण। समाज और धर्म में क्या समस्याएं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा कौन सी समस्याएं पैदा की जा रही थी कि सब लोग आक्रोशित थे? तो देखिए सामाजिक और धार्मिक कारण में सबसे पहले हम देखेंगे सती प्रथा का अंत 1829 में। दूसरा बाल विवाह पर रोक, ये भी 1829 में। इसके अलावा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में और नस्ल के आधार पर भेदभाव। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 1857 की क्रांति पढ़ने के साथ साथ पूरी कहानी पता होनी चाहिए और उस कहानी को पढ़ते समय एक फॉर्मेट तो आपके माइंड में सेट होगा ही, साथ में कुछ और फैक्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। देखिए सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से और विलियम बेंटिक के प्रयासों से ये वाला एक्ट बनाया गया था, लेकिन इससे हमारे समाज के लोगों को या हमारे जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग थे उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कारण समझिए आप, आज के समय में आपको लग रहा होगा कि सती प्रथा का अंत तो एक बहुत अच्छा स्टेप था अंग्रेजों के द्वारा। भाई 1829 में जो एक्ट बने ये दोनों ही सती प्रथा का अंत और बाल विवाह पर रोक, ये तो दोनों बहुत अच्छे कदम थे, बहुत अच्छे स्टेप लिए अंग्रेजों ने। तो इससे क्यों समाज में लोग आक्रोशित हो रहे थे? तो आप एक बात समझिए कि हमारे जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग थे उन्हें क्या लग रहा था कि ये अंग्रेज एक्ट बनाकर कानून बनाकर हमारे धर्म को नष्ट करना चाह रहे हैं। कारण क्या था? देखिए ऐसे ही कोई काम नहीं हो जाता, ऐसे ही कोई घटना घटित नहीं होती, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे ये जो ईसाई मिशनरी हैं 1813 ईस्वी में इन मिशनरियों को परमिशन दे दी गई थी कि आप भारत में धर्मांतरण करवाइए, आप लोगों को क्रिश्चियन बनाइए। तो अब ये तो एक कारण चल ही रहा था कि लोगों को लग रहा था ये मिशनरी यहाँ पे घूम घूम के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। 1813 में इन्होंने ये काम शुरू किया। उसके बाद 1829 में घटना को एक क्रोनोलॉजी के रूप में थोड़ा सा सेट कीजिए। उसके बाद 1829 में उन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। काम भले ही अच्छा हो, लेकिन अगर समाज के लोगों उन्हें ये लगने लग जाए कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो चाहे जितना भी अच्छा काम हो वो अच्छा नहीं बन पाता है। आप इस बात को समझिए कि प्रेजेंट में हम सभी को पता है कि बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे देना अच्छी बात नहीं है, आपको भी पता है, और आप फिर भी देते हैं वो टाइम। अब एक थोड़ा सा सिनेरियो सोचिए कि आपके मम्मी पापा आपसे ज़बरदस्ती मोबाइल छीन करके और अलग रख दें और आपको ना मिले मोबाइल, और आपको कहा जाए कि ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है, ये आपके भविष्य के लिए हो रहा है, ताकि आप पढ़ो लिखो, नौकरी प्राप्त करो और एक अच्छा जीवन जियो। इसलिए ज़रूरी है कि आज प्रेजेंट में आप मोबाइल ना चलाओ, आप सोशल मीडिया स्पेशली वहाँ पे अपना टाइम किल मत करो। तो आपके लिए किया तो जा रहा है ये अच्छा काम आपके पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन आप इस बात का विरोध करोगे या समर्थन करोगे? डेफिनेटली आप इस बात का विरोध करोगे। क्यों? क्योंकि कोई भी अच्छा काम यदि जबरदस्ती से किया जाता है तो वो कभी अच्छा काम नहीं बन पाता है। हाँ, आपको खुद रियलाइज हो कि मैं जो इतना टाइम किल करता हूँ सोशल मीडिया पे, ये मेरे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, और आप खुद से ये कहो कि पापा मम्मी 24 घंटे में से 12 घंटे 15 घंटे आप मेरा मोबाइल अपने पास रखा करो, मुझे मत दिया करो, मैं मांगूं तब भी मुझे मत दिया करो, तो ताकि मैं अपना टाइम किल ना करूं, मैं पढ़ाई में अपना ध्यान लगाऊं। तो ये आपने सेल्फ रियलाइजेशन से स्टेप लिया है, इसे आप एग्जीक्यूट कर ले जाओगे। तो ये ठीक वही चीज़ है। आज हम समझ सकते हैं कि सती प्रथा, क्यों नारी को बलिदान देना है भाई, ऐसा क्यों? तो
तो ये आज के टाइम में हम समझ पा रहे हैं ना। सोचिए 1829 में एक परंपरा को खत्म कर दिया गया कानून के माध्यम से, तो जो परंपरा को मानने वाले लोग थे उनके तो पेट में दर्द होगा ही। चलिए, सती प्रथा का अंत हुआ, ये फैक्ट के रूप में अब याद रहेगा। 1829 में बाल विवाह पर रोक लगी। 1829 में काम दोनों ही अच्छे थे, लेकिन हमारे लोग इस अच्छे काम को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने जैसा है। सॉरी, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, ये भी अच्छा काम था, लेकिन ये अच्छा काम भी थोपा हुआ था, तो हमें अच्छा नहीं लगा। 1856 में ये एक्ट आया। इसके अलावा नस्ल के आधार पर भेदभाव, हाँ, ये काम ना पहले अच्छा था ना आज के समय में अच्छा है। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, अंग्रेज मानते थे कि इस दुनिया के हमारे अलावा बाकी सभी लोग हम पे क्या हैं, बोझ हैं, बर्डन है, हम उन्हें सिविलाइज्ड करेंगे। वो सिविलाइज्ड नहीं हैं, हम हैं सिविलाइज्ड। तो इतना अंतर समझना और बाकी लोगों को निम्न दर्जे का समझना, ये तो तब भी एक पाप का काम था, आज भी ये पाप है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके कारण भी हमारे लोगों में रोष था। स्पेशली वो जातियां जो सवर्ण जातियां कहलाती थी, उन्हें लगता था कि आज तक तो दबदबा हमारा चलता था, हम किसी को हीन समझ सकते थे, लेकिन कोई हमें हीन नहीं समझ सकता था, कोई हमें हीन दृष्टि से नहीं देख सकता था। अब अंग्रेज आ गए हैं, तो वो क्या ब्राह्मण हैं, क्या व्यापारी वर्ग के बनिए हैं, या जितनी भी जनरल कास्ट जो आप प्रेजेंट में देख रहे हो, जितनी भी सवर्ण जातियां थी, उनको भी अंग्रेज तो हीन दृष्टि से देखते थे, निम्न दर्जे का समझते थे। तो इस वजह से भी समाज में लोगों में आक्रोश था। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण, ये हमने देखा कि 1813 में परमिशन दी गई और यहाँ पे आकर के मिशनरीज ने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया। तो इससे भी लोगों में क्या था, आक्रोश था। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। हाँ, ये अधिनियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अधिनियम आया था 1850 के अंदर, 1850 के अंदर। इस अधिनियम में क्या था कि यदि कोई पुत्र अपना धर्म परिवर्तन करता है, यानी क्रिश्चियन ईसाई बन जाता है, तो उसे अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होगा और बाकी लोगों को नहीं होगा। तो सोचिए, अपने ही पिता की संपत्ति में अधिकार के लिए लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक आक्रोश का कारण था। इसके अलावा अभी तो हमने देखा कि जो हमारे सवर्ण जातियां, सामान्य लोग या समाज में रह रहे लोग क्यों खिलाफ थे। अब हम जानेंगे कि आखिर शासक क्यों आक्रोश में थे, क्योंकि हमें तो सभी को पढ़ना है ना कि आम जनता में क्यों आक्रोश था, किसानों में क्यों आक्रोश था, जमींदारों में क्यों आक्रोश था, और शासक जो वर्ग था वो क्यों खिलाफ हो रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, 1848 में डलहौजी लेकर आया था इस नीति को। 1848 में डलहौजी लेकर आया था व्यक्तिगत सिद्धांत, गोद निषेध प्रथा या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये क्यों लेकर आया डलहौजी, क्योंकि देखिए 1757, थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं ताकि ये वाली घटना इजी हो जाए समझना। 1757 ईस्वी में हम सभी को पता है प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, उसने अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू कर दिया। यानी ये कंपनी धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर भी गेन करती जा रही थी। और 1848 आते आते तो ये ऐसे ऐसे कानून, नीतियां लाने लग गए जिससे इनका क्षेत्र भारत में बढ़ता चला जाए। तो इस नीति को लाने के पीछे ये रीजन था कि ये और क्षेत्रों को खुद में शामिल करना चाह रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ा सकें। तो ये एरिया एक्वायर करने में लग गए थे। अब इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारी नीतियां लेकर आए, जैसे इसी के तहत थी वेलेंजली की सहायक संधि।
आपको ना बहुत बार क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है। वेलेंजनी नाम दे दिया, डलहौजी नाम दे दिया, दो नाम और दे दिए और उनके सामने लिख दिया सहायक संधि, व्यपगत सिद्धांत। अब आपको मैच करवाना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। तो इसको याद करने का सटीक सी अप्रोच क्या रहती है कि आप जब भी सहायक संधि बोलो, आप तुरंत उसे एक लाइन में यही पूरा किया करो, वेलेंजनी की सहायक संधि, डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। आप इस पूरी लाइन को एक साथ बोला करो। तो एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में ठीक वही न्यूरॉन वाला पैकेट ओपन होगा कि वेलेंजनी की सहायक संधि, और आप पूरे स्टेटमेंट को ही बार बार रिपीट करते हो तो वही चीज वहां पे आपके सामने निकल कर आएगी। तो आप तुरंत सही क्वेश्चन को, सही आंसर को टिक करोगे। ठीक है, तो सीधे याद रखना है वेलेंजनी की सहायक संधि। अब इस संधि में क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासकों के साथ एक सहयोग संधि या सहायक संधि करती थी, लेकिन उसकी शर्तें ऐसी होती थी कि इससे हमारे शासकों की स्वतंत्रता तो पूरी तरह समाप्त हो जाती थी। ठीक है, ये हम जब 1757 के बाद का जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है उसको जब कवर करेंगे तो हम इन सारी संधियों को भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या याद रखना है कि भाई 1857 की क्रांति में शासक वर्ग ने हिस्सा क्यों लिया, क्यों वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में थे। तो देखिए, इसमें कारण था वेलेंजनी की सहायक संधि, क्योंकि इससे हमारे शासकों को कोई फायदा नहीं हो रहा था, वो नाराज चल रहे थे, उनके मन में आक्रोश चल रहा था। फिर इसमें तो आक्रोश फिर भी कम था, और ज्यादा कहाँ बढ़ा, डलहौजी की गोद निषेध प्रथा। सोचिए, कोई शासक यदि उसका उत्तराधिकारी नहीं है और मान लेते हैं कि राजा की मृत्यु हो गई, तो सोचिए कोई अपना उत्तराधिकारी गोद भी नहीं ले सकता, यानी वो शासक जो मरा है उसका वंश वहीं पे समाप्त हो गया है। तो ये इससे तो हमारे जो शासक वर्ग में और आक्रोश भड़का था। और देखिए, इतना ही नहीं, 1848 की व्यपगत के सिद्धांत के तहत इन्होंने इतने जगहों को खुद में शामिल कर लिया। सबसे पहले 1848 में सतारा को शामिल कर लिया, उसके बाद 1849 में जैतपुर और संबलपुर को शामिल कर लिया, 1850 में बघाट को शामिल कर लिया, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को और 1854 में नागपुर को। इसकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोद निषेध प्रथा के तहत शामिल किए जाने वाले जो स्थान हैं उनकी क्रोनोलॉजी सेट करो। तो उन्हें क्रम के अनुसार जमाने के लिए आपको ये याद होने चाहिए। और हाँ, एक चीज़, ये जो झांसी है इसकी जो सन है वो एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें 1854 दे रखा है, और नागपुर का दे रखा है 1853। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जनरली बुक्स जो हैं, विपिन चंद्रा हो गई या बाकी किताबें जो हैं, जैसे पूनम दलाल की बुक आती है, तो उनमें दे रखा है 1853 और 1854, जबकि एनसीईआरटी ने माना है नागपुर को 1853 में शामिल किया और झांसी को 1854 में शामिल किया था। ठीक है, अब देखिए, अब इन जगहों के जो शासक हैं वो खूब आक्रोश में थे, खूब गुस्से में थे। तो जैसे ही उन्हें मौका मिला कि सैनिकों ने विद्रोह किया है, वो तुरंत शामिल हो गए इस क्रांति में। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा पेंशन और उपाधियों का अंत। इन अंग्रेजों ने क्या किया कि जो पेंशन दी जाती थी उसको भी बंद कर दिया, और कर्नाटक हो गया, सूरत हो गया, इनके शासकों की उपाधियां भी छीन ली। तो सोचिए, शासक का तो मान और सम्मान ही सबसे ज़्यादा है उसके लिए। सबसे बड़ी चीज़ शासक के लिए क्या है? उसका मान और सम्मान। यदि उससे उपाधियां छीन ली जाएंगी, वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता, तो ये तो उसके मान सम्मान को इतना ठेस पहुंचता था कि वो शासक जिंदा रहे या मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो इसीलिए उन्होंने तुरंत विद्रोह में शामिल हो गए। सोचिए, अंतिम शासक, जो मुगल शासक अंतिम हम मानते हैं, बहादुर शाह जफर, उन्हें अंग्रेजों ने कहा कि एक तो ये लाल किला खाली करो, दूसरा आप अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते, जबकि बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र थे,
लेकिन वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते थे। और हम देखेंगे कि 1857 के दमन के समय बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों की हत्या कर दी जाती है और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है, देखिए पेंशन और उपाधियों का अंत। तो उपाधियां छीन ली कर्नाटक, सूरत यहाँ के शासकों की। पेंशन किसकी बंद की? देखिए तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 में, 1818 में। यहाँ पे पूना की संधि हुई 1818 में, पूना की संधि हुई और इसके तहत मराठाओं का संघ समाप्त कर दिया गया और पेशवा को भेज दिया गया बिठूर कानपुर और पेंशन दे दी गई। लेकिन उनके मरने पे जो नाना साहब हैं, जिनका एक नाम धोंदू पंत है, उनको उनका उत्तराधिकारी नहीं माना गया क्योंकि वो दत्तक पुत्र थे। तो दत्तक पुत्र की तो देखिए गोद निषेध प्रथा के तहत वैसे ही इन्होंने नियम बना रखा था, तो उन्हें नाना साहब को नहीं उत्तराधिकारी माना गया और नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। तो इस वजह से कानपुर में जो विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहब थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी हमने देखा कि भाई शासक क्यों विद्रोह कर रहे थे, क्यों विरोध में आ रखे थे। अब हम देखेंगे कि आखिर जमींदारों को क्या समस्या आ गई थी, जमींदार क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे थे। देखिए इनाम कमीशन बैठाया गया। इस इनाम कमीशन ने 1852 में ये बैठाया गया था, डलहौजी के द्वारा बैठाया गया था। इन्होंने जांच के बाद, इस कमीशन ने जांच के बाद लगभग 20 से 21 हजार जागीरदारों को, उनकी जागीरों को जब्त कर लिया। सोचिए किसी जमींदार की जागीर जब्त हो जाए तो उस जमींदार के लिए ना तो अपने आर्थिक पोषण के लिए कोई और ऑप्शन है, प्लस में उसका मान सम्मान और चला गया। तो सोचिए ये इतने जमींदार तो तुरंत खिलाफ हो जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्यों? क्योंकि 1852 में इस इनाम कमीशन ने ऐसी मान हानि की है इन जमींदारों की, तो इस वजह से इनाम कमीशन एक बड़ा कारण रहा कि जमींदार वर्ग भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। वो भी चाहते थे ये कंपनी भी चली जाए, ये अंग्रेज भी यहाँ से चले जाएं। तो 1857 की क्रांति में इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे सैनिक थे, तो वो सैनिक क्या सिर्फ एक बंदूक और ये कारतूस को मुंह से काटना है, कार्ट्रेज को, इसीलिए क्या खिलाफ थे क्या? नहीं, सैनिक बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे थे और उनके मन में बहुत आक्रोश चल रहा था और बार बार जाहिर भी किया गया। देखिए 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर के 1857 की क्रांति होने तक, इन 100 सालों में कम से कम भारत में अलग अलग जगह, अलग अलग वर्ग के लोगों के द्वारा 200 से 250 विद्रोह किए गए। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों का ये पहला विरोध हमने किया था, नहीं, इन 100 सालों में कम से कम 200-250 विद्रोह हो चुके थे। लेकिन ये विद्रोह स्वरूप में इतने छोटे थे या फिर पर्टिकुलर किसी जगह पे ही हो रहे थे कि अंग्रेजों के द्वारा इनका दमन करना बहुत आसान टास्क था उनके लिए। तो इन्होंने इन विद्रोहों को दबा दिया, लेकिन 1857 का विद्रोह वो तुरंत नहीं दबा पाए। इसीलिए बहुत बार इसे हमारा प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, और कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये दिया जा सकता है कि 1757 से 1857 के बीच 100 साल पूरे हो गए थे। तो ये मतलब मिथ, एक कहानियां या किंवदंती कह सकते हैं, वो चल रही थी कि 100 साल के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली जाएगी, इतना बड़ा विद्रोह होगा कि ये चली ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में ये विश्वास चल रहा था कि 100 साल हो गए और अब ये पाप का घड़ा भर गया है, अब इनका अंत होके रहेगा। ठीक है, हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ पे राम ने, कृष्ण ने एक पाप का अंत किया है, यानी अति जब हुई है, किसी के द्वारा भी अति की गई है तो अंत में उस पाप का अंत हुआ है और फिर से राम राज्य की स्थापना हुई है। तो हम तो उस बिलीफ वाले देश में रहते हैं ना, जहाँ पे आस्था सबसे बड़ी चीज है।
तो यहाँ पे भी आम जनता ये मान के चल रही थी कि 100 साल हो गए हैं और अब ये अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, और ये शायद यूपीएससी के क्वेश्चन में लाइन दी गई थी कि क्या ये भी एक कारण चल रहा था उस समय। हाँ बिल्कुल, विश्वास और आस्था के लिए बहुत बड़ा कारण उस समय चल रहा था। देखिए, सैनिक आखिर क्यों विरोध में थे, और सिर्फ एक तात्कालिक कारण नहीं, और भी काफी कारण थे। देखिए, क्या धार्मिक मान्यताओं की मनाही। जितने भी हमारे सैनिक थे, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हों, सिख धर्म से हों या हिंदू धर्म से हों, उन्हें अपने धर्म की मान्यताओं को मानने से मना किया गया था। जैसे हिंदू धर्म के सैनिक तिलक नहीं लगा सकते थे, मुस्लिम धर्म के सैनिक अपनी दाढ़ी नहीं रख सकते थे, टोपी नहीं पहन सकते थे, सिख धर्म के सैनिक पगड़ी नहीं धारण कर सकते थे। तो सोचिए, एक सैनिक अपनी रोजी रोटी के लिए सेना में भर्ती हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका धर्म छुड़वा सकते हो। भाई, आज़ाद भारत में तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता रखी ही है। हमने आर्टिकल 1 से 51 तक जब पढ़ा था, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ जरूर लेना उसे। 1 से 51 तक में हमने देखा था कि 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हैं। मैं हमेशा ये बात आपसे शेयर करती हूँ कि मॉडर्न इंडिया पढ़ते पढ़ते आपको पूरा अंदाजा लग जाता है कि हमारी संविधान सभा किन किन मुद्दों पे काम करेगी और वो कौन से आर्टिकल होंगे जो मूल अधिकारों के तहत शामिल किए जाएंगे। तो देखिए, सैनिकों को धार्मिक मान्यता की मनाही थी, और हमारे या अब डेमोक्रेसी में, हमारे स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या है, धार्मिक मान्यता हम मान सकते हैं, हमें धर्म की स्वतंत्रता है। चलिए, धार्मिक मान्यताओं को मनाही थी, इस वजह से सैनिकों में विद्रोह था, रोष था, आक्रोश था उनके मन में। अब देखिए, इसके अलावा पहले तक क्या होता था कि सैनिक अपने घर पे डाक के माध्यम से चिट्ठी भेज सकते थे, वो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। लेकिन 1854 में एक अधिनियम ले आए, डाकघर अधिनियम, और इसके तहत सैनिक को पैसे दे करके अपने घर चिट्ठी भेजनी पड़ती थी। तो सोचिए, एक तो सैनिक अपने घर से इतनी दूर रहकर सेवा दे रहा है, यानी अंग्रेजों की सहायता ही तो कर रहे थे हमारे सैनिक, और ऊपर से उनके लिए ऐसे ऐसे अधिनियम लाए जा रहे हैं जिनसे उनकी सुविधा बढ़ने की बजाय असुविधाएं बढ़ रही हैं। तो इससे ना सैनिकों के मन में आक्रोश था। इसके अलावा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856, देखिए, ये भी तात्कालिक कारणों में से ही एक था। क्यों कि 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत क्या होता था कि प्रत्येक सैनिक को रिटर्न में देना होता था कि जहां कहीं भी अंग्रेजों को उनकी सेवा चाहिए होगी, वो वहां जाकर सेवा देंगे। यानी इसके तहत अंग्रेज हमारे भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भी भेज सकते थे। और सोचिए, हिंदू धर्म में समुद्र पार जाने का मतलब था कि धर्म भ्रष्ट हो गया है, और इस बात से हमारे सैनिक बहुत बहुत धार्मिक रूप से, आस्था के रूप में उनकी भावनाएं आहत हो रही थी। बार बार कोई एक काम नहीं, देखिए, बैक टू बैक ऐसे एक्ट लाए ही जा रहे थे कि जिनसे लगातार वो आहत चल रही थी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। और होता है ना कि एक टाइम तक तो चीजें बर्दाश्त फिर भी की जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसपे ब्लास्ट होता है, राइट। तो भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचा करके अंत में ये हुआ कि उस क्रांति ने विस्फोटक रूप धारण किया, और ये घटना क्या बन गई, एक क्रांति बन गई। ठीक है, तो समुद्र पार भेजना धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। और इस अधिनियम के तहत ये भी किया गया कि हमारे जो सैनिक थे, पहले उन्हें कुछ भत्ते दिए जाते थे कि यदि सैनिक अपने घर से दूर पंजाब या सिंध वाले इलाके में सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उन्हें भत्ते दिए जाते थे, जिनको आजकल हम TDA कहते हैं ना, वो उस समय भी मिलते थे। लेकिन उनको भी बंद कर दिया गया, इस एक्ट के तहत उन भत्तों को भी बंद कर दिया। और इसके अलावा हमारे सैनिकों के साथ एक और भेदभाव होता था। वो क्या होता था कि अगर एक भारतीय सैनिक है, सोचिए, एक सैनिक भारतीय है और एक सैनिक ब्रिटेन का है,
एक ब्रिटेन का सैनिक है और एक भारत का सैनिक है। अब भारत के सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से ऊपर सूबेदार का पोस्ट दिया जाता था, उससे ऊपर उनका कभी भी प्रमोशन नहीं होता था, जबकि ब्रिटेन के सैनिकों को ज़्यादा वेतन मिलता था और उन्हें उच्च पदों पर बैठाया जाता था। और इवन एक भारत का सैनिक और एक ब्रिटेन का सैनिक यदि सेम रैंक पे भी है तब भी क्या होता था, ब्रिटेन के सैनिक को ज़्यादा वेतन भत्ते सुविधाएं दी जाती थी, भारत के सैनिक को कम। तो सोचिए, ये तो आक्रोश में आने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है कि इतनी सेवा देना, इतना बलिदान देना, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ रहा है, इतना विभेद चीज़ों के अंदर। तो ये भी एक आक्रोश का बड़ा कारण था। अब ये तो हमने देखे कारण। आई होप एक स्टोरी दिमाग में बनी होगी कि क्यों हमारे शासक खिलाफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्यों हमारे किसान खिलाफ थे, क्यों जमींदार खिलाफ थे, क्यों कलाकार खिलाफ थे। व्यापारी वर्ग को और देखते हैं, व्यापारी वर्ग क्यों खिलाफ था। देखिए, व्यापारी वर्ग को किस चीज से मतलब होता है, व्यापार बढ़िया चलना चाहिए। अब हो ये रहा था कि भारत का जो बाजार था वो भरा पड़ा था ब्रिटेन में बनी वस्तुओं से। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं को यहाँ पे लाया जाता तो उस पर कोई आयात कर नहीं लगाया जाता, जबकि भारत में बनी वस्तुओं को बेचने के लिए निर्यात कर लगाया जाता था। सोचिए, यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को ब्रिटेन में बेचना चाहे तो उसे पहले निर्यात कर देना पड़ता। तो सोचिए, वो गुड्स जब तक ब्रिटेन में पहुंचेगी वो इतनी कॉस्टली हो जाएगी कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी, और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी तो उन चीज़ों को कोई क्यों खरीदना चाहेगा, जबकि ब्रिटेन में बनी वस्तुएं जो भारत के बाजार में बिक रही थी वो बहुत सस्ती दरों पे बिक रही थी। तो एक बात सोचिए, इस बात से व्यापारी वर्ग को तो इतना घाटा हुआ कि वो आक्रोश में आएंगे ही आएंगे। क्यों? उनकी तो रोजी रोटी का सवाल हो गया है। दूसरा, जो आर्टिसंस थे, कलाकार जो वर्ग था, वो क्यों गुस्से में था, वो क्यों आक्रोश में था, उन्हें क्या समस्या हो रही थी। देखिए, आर्टिसंस को पहले एक तो राजा से संरक्षण मिलता था, क्योंकि ये दरबार में और इसके अलावा राजघराने के परिवारों के लोगों के लिए कुछ ना कुछ वस्तुएं बनाते थे, तो इनको एक आमदनी तो होती थी राज परिवारों से। दूसरी आमदनी इनको होती थी कि बाजार में भी ये अपनी वस्तुएं बेचते थे और आराम से धन कमाते थे। एक बाजार से इनको पैसे मिलते थे, एक राज परिवारों से। अब हुआ ये कि जैसे ही हमारे शासकों की स्वतंत्रता छीनी गई और उन एरिया को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में या अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो एक तो राज परिवारों ने इनको शरण देना या इन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया। दूसरा, बाजार में इनकी वस्तुएं नहीं बिकती क्योंकि वो कंपैरेटिव महंगी होती थी और ब्रिटेन में बनी गुड्स सस्ती होती थी। तो इस वजह से इन्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ा था इन सब नीतियों के चलते। तो इसीलिए आर्टिसंस भी क्या थे, खिलाफ थे। इसके अलावा देखिए, जो किसान वर्ग था ना, किसान वर्ग में रोष इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, एक तो थी हमारे यहाँ स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा रैयतवाड़ी सिस्टम था। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, आखिर रैयतवाड़ी क्या था, स्थायी बंदोबस्त क्या था, ठीक है। इसके अलावा था माहलवाड़ी। अब बेसिकली ये सेटलमेंट किए तो गए थे इसलिए कि इससे कुछ फायदा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, कुछ फायदा होगा जमींदारों को और कुछ फायदा होगा किसानों को। इन सेटलमेंट के पीछे कहीं ना कहीं माइंडसेट ये था। लेकिन इन सेटलमेंट का रिजल्ट क्या निकल के आया, किसानों पे दोहरी मार पड़ी और किसान अपनी उपज को बढ़ाने की बजाय उनके हाथ से अपनी जमीनें भी चली गई। धीरे धीरे किसान इतने कंगाल हो गए और जब जब भारत में अकाल पड़ा,
अंग्रेजों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा किसानों को कोई सहायता नहीं दी गई। और जब हम इन तीनों को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बंगाल में इस समय में कितना भयंकर अकाल था। तो सोचे किसानों पे दोहरी मार पड़ रही थी, किसानों को खाने के लाले पड़ गए थे। सोचिए, जो किसान अनाज पैदा करता है उसे खाने के लिए अनाज नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसी बदतर हालत में किसान भी विद्रोह में तुरंत शामिल हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनका शोषण तो कौन कौन कर रहे थे? जमींदार भी कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स भी कर रहे थे, इसके अलावा मनी लैंडर्स भी कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी। तो इन पे तो दोहरी, तीन तरफ से मार पड़ रही थी या दोहरी मार पड़ रही थी। तो किसान भी इसमें तुरंत शामिल हो गए थे विद्रोह में। अब हमने ये तो देख लिए कारण कि क्यों शासकों ने विद्रोह किया, क्यों कलाकारों ने, व्यापारी वर्ग ने, किसानों ने और जमींदारों ने, इन सब ने, और सैनिकों ने तो किया ही किया। बिगुल तो सैनिकों ने ही बजाया था। तो क्यों ये सब खिलाफ हो रखे थे। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर हमारी क्रांति कौन कौन सी जगह पे डेंस थी, इंटेंस थी, यानी बहुत सघन थी। तो देखिए, दिल्ली और मेरठ। देखिए, मेरठ से तो क्रांति की शुरुआती मानते हैं। अभी देखेंगे कि क्यों। मेरठ और दिल्ली, बरेली, लखनऊ राजधानी था अवध प्रांत का। तो अवध की राजधानी थी लखनऊ। पूरे अवध में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति, वो कौन सा एरिया या कौन सा प्रांत था जिसमें सबसे ज़्यादा सघन थी, यानी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो था अवध। ठीक है, ये फैक्ट के रूप में याद रखना है। कानपुर, पटना, आरा, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी और सतारा। देखिए, इसके अलावा बैरकपुर, यहाँ पे भी हम विद्रोह को देखेंगे। अब एक चीज मैप को दिखाने का पर्पस क्या है। देखिए, सदन में हालांकि कर्नाटक और यहाँ पे सूरत, इनके शासकों की उपाधियां छीन ली थी अंग्रेजों ने, लेकिन यहाँ पे इस क्रांति का कोई हमें स्वरूप देखने को नहीं मिला, या कोई छोटा मोटा सेना में विद्रोह हुआ तो उसे तुरंत दबा दिया गया। इन्होंने लंबे समय तक इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, या विरोध उस लेवल पे नहीं हुआ कि हम इन बाकी एरियाज को 1857 की क्रांति में गिने। तो अब आपको बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है कि 1857 की क्रांति उत्तर भारत में ही सबसे ज्यादा हुई। दक्षिण भारत में हमें लोकेशन देखने को नहीं मिल पा रही है। तो एक तो ये फैक्ट रटना नहीं है, आपको लोकेशन पता है तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ये चीज़ कि उत्तर भारत में क्रांति सबसे ज़्यादा थी, और उसमें भी यूपी और बिहार वाले एरिया में सबसे ज़्यादा। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इस 1857 की क्रांति का केंद्र क्या था, तो वो था दिल्ली। केंद्र बना हुआ था दिल्ली। क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह दिल्ली में ही था, और मुगल बादशाह को ही हमने पूरे भारत का शासक माना था इस क्रांति के दौरान। ठीक है, तो ये रही मैप की लोकेशन। इसको एक बार पॉज करके वापस से देख लेना, क्योंकि मैप से आपके लोकेशन जब माइंड में रहती है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करना वैसे भी आसान हो जाता है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको इन स्लाइड्स में मैप जरूर दिखाया जाए, और बाकी आप खुद से भी थोड़ा बहुत मैप देखा करो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति स्टेप बाय स्टेप शुरू कैसे हुई, और फिर हम 10 मई को शुरुआत क्यों मानते हैं। तो इसमें देखिए, क्रांति की शुरुआत उड़ीसा के बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 26 फरवरी 1857 को इस न्यू इनफील्ड राइफल के यूज को मना कर दिया। क्योंकि देखिए, तात्कालिक कारण में तो जो मेन जड़ है वो है ये न्यू इनफील्ड राइफल। मैंने कहा था कि दिसंबर 1856 में ये राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, और देखिए उड़ीसा के बहरामपुर में 26 फरवरी 1857 को 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इस नई राइफल के यूज से मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को तुरंत डिसमिस कर दिया, भंग कर दिया, और ये विरोध, ये विद्रोह जो था वो यहीं पे दबा दिया गया। ठीक है, इसके बाद बैरकपुर में विद्रोह हुआ,
और ये मंगल पांडे जो नाम है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1857 की क्रांति, तो शायद सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आएगा मंगल पांडे। दूसरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ये कुछ नाम तो ऐसे हैं कि शायद किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना जो 5th-6th स्टैंडर्ड में है कि 1857 की क्रांति, तो वो भी कहेगा मंगल पांडे। देखिए, किसी किसी की शहादत जो है या किसी किसी का बलिदान सच में इतना बड़ा होता है कि उसे सदियों तक याद रखा जाता है ना। देखो, बैरकपुर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इसको यूज करने से मना कर दिया, इनफील्ड राइफल को। और मंगल पांडे ने क्या किया, ये बात है 29 मार्च की। आपको डेट ध्यान रहती है तो ठीक है, बाकायदा स्टोरी याद रहना ज़्यादा जरूरी है। कारण अभी के एग्ज़ाम को अगर आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम हो, बार बार फैक्ट्स को कम पूछा जा रहा है और लैंग्वेज को ज़्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, तो आपको स्टोरी बेहतर तरीके से अपने माइंड में फ्रेम करनी है। देखिए, 29 मार्च को मंगल पांडे ने क्या किया, 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। एक था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा था मेजर सार्जेंट। तो इन दोनों की हत्या करने से अंग्रेजों को लगा कि ऐसे तो ये विद्रोह जो है वो बड़ा स्वरूप ले लेगा और हम इसे दबा ही नहीं पाएंगे। तो अंग्रेजों ने लोगों में, सैनिकों में और सभी जगह की छावनियों में एक भय का माहौल कायम करने के लिए, सोचिए 29 मार्च को तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की है और मात्र 8-9 दिन में ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई है। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज चाहते थे कि डर और भय का माहौल कायम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम भारतीयों का सामना नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए याद रखना है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन सोचिए, उसके बावजूद फिर से विद्रोह हुआ। क्यों? आप एक चीज समझिए कि किसी सैनिक का धर्म ही भ्रष्ट हो जाए, किसी सैनिक को अपनी सेवा के बदले कोई मान सम्मान ही ना दिया जाए, उसका शोषण किया जाए, उसे निम्न दर्जे का समझा जाए, तो उन सैनिकों के लिए तो क्या था कि इस तरह की लाइफ से अच्छा तो है कि हम विद्रोह करके मर जाएं। तो सोचिए, मंगल पांडे की फांसी के द्वारा अंग्रेज जो भय कायम करना चाह रहे थे वो भय कायम नहीं हो पाया। और सोचिए, मेरठ में 24 अप्रैल को 3rd नेटिव कैवलरी ने विद्रोह कर दिया। तो नेटिव कैवलरी, कैवलरी कहते हैं घुड़सवारों को, ये 90 लोग थे। इन 90 लोगों ने विद्रोह किया। तो अंग्रेजों ने फिर से क्या किया, तुरंत इस 3rd नेटिव कैवलरी को डिसमिस कर दिया और इन 90 में से 85 लोगों को, 85 सैनिकों को 9 साल की सजा दी गई। यानी कि 9 साल ये सैनिक जेल में बंद रहेंगे, क्योंकि अब अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर बार बार फांसी भी दी गई ना, जैसे अंग्रेज कर तो ये भी सकते थे कि इनको भी फांसी की सजा दे दे, लेकिन उन्हें लग रहा था अगर इस तरह से फांसी देते गए तो इससे तो आम जनता और ज्यादा भड़क जाएगी और सारे सैनिक एकता के साथ होकर के लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब इंसान की भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचती है तो फिर उसके लिए करने या मरने, डू एंड डाई, 2 ही चीजों का 2 ही ऑप्शन रहते हैं। तो या तो वो काम करेगा या वो मरेगा। तो यहाँ पे भी सैनिकों के लिए डू एंड डाई जैसी सिचुएशन थी, या तो करो या मरो। हालांकि ये नारा बहुत बाद में 1942 में हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन तो ऐसी ही चल रही थी। तो देखिए, इनको क्या किया, फांसी की सजा ना दे करके 9 साल के लिए जेल में डाल दिया। उन्हें लगा, अंग्रेजों को लग रहा था कि इससे मामला शांत रहेगा, लेकिन सैनिक तो इस लेवल पे आक्रोशित थे कि उन्हें शांत कर पाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। किसी भी तरह की सजा उनमें भय या डर का माहौल नहीं बना पा रही थी। देखिए, इसके बाद अवध रेजिमेंट 3 मई 1857 को अवध रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया और इस न्यू इनफील्ड राइफल के यूज करने से मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने फिर से यहाँ पे वही चीज रिपीट की कि इस अवध रेजिमेंट को डिसमिस कर दिया, भंग कर दिया।
लेकिन अब यहां पे वो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। देखते हैं क्या है। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर ये जो 90 सिपाही थे ना, जिसमें से 85 को हमने देखा जेल की सजा सुनाई गई थी, तो मेरठ में 10 मई को सैनिकों ने क्या किया, विरोध तो किया ही किया, उसके साथ ही जेल से इन 85 सैनिकों को आजाद कर लिया। जेल को तोड़ दिया इन्होंने और इन 85 सैनिकों को आजाद करके खुद में मिला लिया। और यहां से मेरठ से ये लोग पहुंच गए सैनिक दिल्ली। 11 मई को ये सैनिक दिल्ली पहुंचे और 12 मई को इन सैनिकों ने दिल्ली पे कब्जा करके बहादुर शाह जफर को शासक नियुक्त कर दिया। तो इसीलिए अब आप समझ पा रहे हैं कि बाकी को तो क्या हुआ, विद्रोहों को दबा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। जो भी जैसे 19th नेटिव इन्फेंट्री थी या 34 नेटिव इन्फेंट्री थी या 3rd नेटिव कैवलरी थी या अवध रेजिमेंट थी, इनको तो डिसमिस कर दिया, भंग कर दिया। लेकिन ये 10 मई को जो सैनिकों ने विरोध किया या विद्रोह किया, उसमें इन्होंने क्या किया, जेल को तोड़ करके 85 लोगों को जिनको जेल की सजा हुई थी उनको भी खुद में मिला लिया और अपने साथी सैनिकों के साथ ये पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली जाकर के इन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को इस क्रांति के लिए नेतृत्वकर्ता नियुक्त किया और कहा कि मुगल बादशाह भारत के बादशाह हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि इस क्रांति को 10 मई से शुरुआत हम क्यों मानते हैं। अब हम देखेंगे, ये हो गई हमारी क्रांति की शुरुआत जो कि सैनिकों ने की है। अब हम देखेंगे कि आखिर किस तरह से बाकी जगहों के जो लोग थे या जो शासक थे या नेतृत्वकर्ता थे वो कैसे स्टेप बाय स्टेप जुड़ते गए इस क्रांति से। इसीलिए तो इसका स्वरूप थोड़ा विस्तृत हुआ था। दक्षिण भारत तक तो ये क्रांति नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन उत्तर भारत में सघन कैसे हुई ये देखेंगे। देखिए दिल्ली, सबसे पहले हम दिल्ली को देखेंगे। दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, लेकिन इनको भी अंग्रेजों ने क्या कह रखा था, लाल किला खाली कर दो, उत्तराधिकारी आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं अपने पुत्रों को, और पेंशन इनको दे रखी थी। लेकिन अब हमारे सैनिकों ने जाकर के बहादुर शाह जफर को बादशाह बना लिया। और देखिए यहाँ पे सूबेदार बख्त खां, ये नाम याद करना है। देखिए बहादुर शाह जफर तो रखे थे 80 साल के, तो बूढ़े थे बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सूबेदार बख्त खां, इन्होंने असल में सारी कमांड जो थी वो इन्होंने संभाल रखी थी। सैनिकों को और बाकी लोगों को क्या मैसेज देना है, किस तरह से हमें क्रांति को आगे बढ़ाना है और आगे चलाना है, ये सारा का सारा काम किसके पास था, सूबेदार बख्त खान के पास। तो एक्चुअल पावर जो थी इस क्रांति के समय दिल्ली में वो थी सूबेदार बख्त खान के पास, और नाम मात्र के थे बहादुर शाह जफर। लेकिन हमारे सैनिकों ने कहा कि बहादुर शाह जफर, आप सारे शासकों को चिट्ठी लिखिए और उन्हें कहिए कि इस क्रांति में शामिल हो जाएं, और ताकि हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी को और अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत से भगा सकें। तो आप सहयोग मांगिए बाकी शासकों से। तो बहादुर शाह जफर ने ऐसा किया भी, सभी शासकों को चिट्ठी लिखी और उनसे सहयोग मांगा कि आप सहयोग कीजिए। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि कौन कौन से शासकों ने सहयोग किया। और देखिए शासक वर्ग में भी ऐसा नहीं है कि सभी शासक ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, नहीं। जैसे ग्वालियर के सिंधिया हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे शासक ऐसे थे जो अंग्रेजों के प्रति लॉयल थे, और सिर्फ उनकी वफादारी 1857 की क्रांति तक ही नहीं थी, वो 1947 हमारे आज़ाद होने तक भी अंग्रेजों के सहयोगी थे, उनके प्रति वफादार थे। क्यों? क्योंकि कुछ पढ़ा लिखा वर्ग, एलीट क्लास, शिक्षित लोग जो थे, कुछ शासक जो थे, उनके हित, उनके स्वार्थ सिद्ध हो रहे थे अंग्रेजों से, तो वो लगातार उनके लिए वफादार बने हुए थे। आज हमें इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, बहुत रोष आता है कि काश भारत में तभी उसी समय सब लोग एकता के साथ लड़ते, मिलकर लड़ते, तो शायद भारत इतने लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम ना रहता।
लेकिन देखिए एकता ला पाना आज के सिनेरियो में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उस समय तो देखिए संसाधनों का भी अभाव था, कोऑर्डिनेशन का भी अभाव था, सूचनाओं का भी अभाव था। वो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन, सूचनाओं, इनका अभाव था। तो देखिए सूबेदार बख्त खां का नाम आपको याद रखना है। शासक वर्ग में सभी शासक शामिल नहीं थे, ये बात ध्यान रखनी है। तो कौन कौन से शामिल थे? लखनऊ से बेगम हजरत महल, क्योंकि बिरजिस कादिर इनका जो बेटा था, नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का बेटा था बिरजिस कादिर, तो उत्तराधिकारी इनका था। तो अंग्रेजों ने अवध को उत्तराधिकारी के रूप में तो ये अपने में मिला नहीं पाए, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत तो ये अवध को शामिल नहीं कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, 1856 में अवध पे कुशासन का आरोप लगा करके इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो इस बात से अवध में भी क्या था, विरोध था, आक्रोश था अंग्रेजों के प्रति। तो देखिए लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, क्योंकि इनका बेटा बिरजिस कादिर उस समय अल्पायु था, अल्पवयस्क था। तो इस वजह से लखनऊ से याद रखना है, और लखनऊ राजधानी है अवध प्रांत की, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को 1818 ईस्वी में पूना समझौते के तहत मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया। मराठा की शक्ति खत्म हो गई और पेशवा बाजीराव द्वितीय को भेज दिया बिठूर, कानपुर के अंदर। और अब देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय को तो पेंशन दी जा रही थी, लेकिन जो इनका दत्तक पुत्र था नाना साहब, या इनका नाम ना धोंदू पंत भी आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन को लैंग्वेज में उलझाने के लिए पूछा जा सकता है, कानपुर से धोंदू पंत ने नेतृत्व किया। तो कहीं आप सोचो कि नाना साहब नाम तो दिया ही नहीं है, तो धोंदू पंत या ढोंडू पंत ये इनका नाम था। तो इन्होंने दत्तक पुत्र होने के कारण नाना साहब को अंग्रेजों ने कभी पेशवा बाजीराव द्वितीय का उत्तराधिकारी माना ही नहीं। तो जब पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, 1851 में इनकी मृत्यु हुई, और इसके बाद नाना साहब को पेंशन नहीं दी गई। तो नाना साहब इस वजह से आक्रोश में थे और इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। अब देखते हैं झांसी, वर्तमान में एमपी में झांसी है ना। तो देखिए झांसी में क्या था कि गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई, और इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो इन्होंने एक चाइल्ड अडॉप्ट किया था जिसका नाम था दामोदर। लेकिन अंग्रेज तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत दामोदर को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, और इसीलिए झांसी को अपने अंडर में ले लिया था अंग्रेजों ने। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई खूब आक्रोश में थी, खूब विरोध करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जैसे ही 1857 की क्रांति शुरू हुई, तुरंत इन्होंने भी भाग ले लिया। बहुत बार क्या होता है कि आपको एक मौके की तलाश होती है कि कब विरोध को या कब इस काम को जंग में, युद्ध में तब्दील किया जाए, कब इनका जमकर विरोध किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई इससे पहले आक्रोशित नहीं थी, काफी लंबे समय से आक्रोशित थी, इनका विरोध भी करती थी, लेकिन ये मौका मिल गया विरोध करने का। तो 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और देखिए इनका नेतृत्व तो इतना गजब था कि बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान ने हिंदी में कविता लिखी, बूंदे ले हर बोलो मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए इनका पार्टिसिपेशन तो हम आज भी इतना अप्रिशिएट करते हैं कि जिस समय में औरतों को पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का सामना करना पड़ता था, उस समय में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। ये मुहावरा शायद बचपन में हम सभी पढ़ते थे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था, किसी स्त्री का इस लेवल पे आकर विरोध करना। तो इसीलिए हम बचपन में ही पढ़ते थे क्या, कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। चलिए, अब हो सकता है बचपन में आप लोग सोचते हो कि क्या नींबू लेकर के दांत खट्टे किए थे क्या।
चलिए अब देखते हैं तात्या टोपे। तो देखो, कानपुर में पहले तो नाना साहब की मदद की थी तात्या टोपे ने, उसके बाद इन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का नाम एक है रामचंद्र पांडुरंग, ये नाम आपको जरूर याद रखने, एक ढोंडू पंत या धोंदू पंत और एक रामचंद्र पांडुरंग। अब देखिए, जगदीशपुर के आरा से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, बरेली से खान बहादुर खान ने। ये खान बहादुर खान नाती थे रुहेलखंड के शासक हाफिज रहमत खान के, तो बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह ने। अब ये मौलवी अहमदुल्लाह, इनके बारे में एक चीज याद रखनी है कि ये बेसिकली मद्रास से थे। जो फैजाबाद में विरोध कर रहे हैं ये बेसिकली मद्रास के रहने वाले थे और इस समय ये यहाँ पे फैजाबाद में रह रहे थे और फैजाबाद से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अब देखते हैं बागपत। शाहमल कोई शासक नहीं थे, इसलिए इनकी स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट में ना क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न हम देख पा रहे हैं उसमें ये है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके काम पूछे जा रहे हैं जो बेसिकली शासक नहीं थे या बेसिकली बहुत वीआईपी लोग नहीं थे, लेकिन उनके काम इतने ज़्यादा बड़े थे कि प्रेजेंट में हम उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है आज से पहले आपने पढ़ा भी ना हो कि बागपत से शाहमल ने विरोध किया था या इस क्रांति को संभाला था, लेकिन आज हम बागपत से शाहमल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, इसके अलावा इलाहाबाद से लियाकत अली भी आप याद रखना कि इलाहाबाद से जो नेतृत्व किया था वो किया था लियाकत अली ने। और अगर किसी जगह का नेतृत्व आपको लग रहा हो कि छूट गया है हमारा, तो एक चीज याद रखना कि अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे 1857 की क्रांति से पूछे गए क्वेश्चंस। अलग अलग एग्जाम्स में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फैक्ट से हो और चाहे वो लैंग्वेज से हो, जिसके आपको लगता है ना जिसके कारण कि बहुत डीप नॉलेज चाहिए, डीप नहीं, एक स्टोरी बेसिक आपको पता होनी चाहिए, वो आपके दिमाग में एनी टाइम रहनी चाहिए कि कारण क्या थे किसी भी घटना के, उस कारणों के कारण वो घटना घटित हुई तो उसमें नेतृत्व किसने किया और क्यों किया, उस नेतृत्वकर्ता ने क्यों नेतृत्व किया। तो हमने देखा ना कि हमारे जो शासक थे उनकी क्या समस्याएं थी, उसके बाद आप देखिए उस घटना के परिणाम क्या थे। तो जब आप इतने एस्पेक्ट्स पे किसी भी घटना को पढ़ते हैं तो शायद उससे ज़्यादा और डीप नॉलेज की नीड होती ही नहीं है, ये मोर देन इनफ है। देखिए, अब हम बात करेंगे बागपत के शाहमल की। बागपत बिल्कुल दिल्ली के पास में है और बागपत में एक इरिगेशन डिपार्टमेंट था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का बंगलो था। इस बंगलो पे शाहमल और उसके लोगों ने कब्जा कर लिया और शाहमल ने इस क्रांति में सपोर्ट दिया, दिल्ली तक बहादुर शाह जफर तक को सपोर्ट दिया। साथ ही एक इंटेलिजेंस नेटवर्क स्थापित किया जो जगह जगह से न्यूज़ इकट्ठा करके वो शाहमल तक पहुंचाएं, ताकि शाहमल इस क्रांति को और सफल बनाने पे काम कर रहे थे। और देखिए, शाहमल एक बहुत ही शार्प माइंडेड आदमी थे। इन्होंने क्या किया, इस इरिगेशन डिपार्टमेंट बंगलो को कब्जा करके और उसे एक न्यायालय के रूप में, या आप यूँ मान सकते हैं कि वहाँ से ये जो गांव के लोग थे उनकी समस्याएं सुनने लग गए। और प्लस में क्योंकि ये पढ़े लिखे थे तो कहते शाहमल ने 84 गांव के लोगों को रात रात भर घूम के, क्योंकि देखिए दिन में घूमना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि अंग्रेज भी तो इस क्रांति को और विस्तृत रूप होने से रोक रहे थे ना। वो जहां कहीं उन्हें संदेह लग रहा था उसे पकड़ रहे थे, उसे या तो जेल में डाल रहे थे या उसे फांसी की सजा दे रहे थे या किसी भी तरह से इस क्रांति को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तो शाहमल ने 84 गांव में घूम घूम कर रातों में जा जा करके वहाँ के लोगों को अवेयर किया
और उनसे सहयोग मांगा कि आप 1857 की इस क्रांति में शामिल हो जाइए ताकि हम अंग्रेजों को हमेशा के लिए भगा सकें भारत से। तो इन्होंने बेसिकली अवेयरनेस का काम किया, एक इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया जो इनको सूचनाएं दे रहा था, दूसरा गांव के लोगों की क्या समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान करना शुरू किया। और देखिए उस समय आम जनता को सूचनाएं नहीं मिल पाती थी। अब आज के समय में तो आप सोचिए, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल आप रखते हैं, तो आप किसी भी मैसेज को ऑल इंडिया क्या ऑल वर्ल्ड में भी कुछ न्यूज़ चल रही है आप तक तुरंत पहुंच जाती है। लेकिन उस समय ये जो बागपत है यहाँ की आम जनता को लगने लग गया कि अंग्रेज चले गए हैं, क्योंकि उन तक न्यूज़ नहीं पहुंच पा रही थी कि अंग्रेज कहाँ कहाँ दमन करते जा रहे हैं, ये न्यूज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो वो क्या सोच रहे थे, आम लोग जो थे बागपत के, वो सोच रहे थे अंग्रेज यहाँ से चले गए, हमने उनको भगा दिया। क्योंकि देखिए शाहमल और इनकी टीम के जो लोग थे इन्होंने पुल को तोड़ दिया, हर वो काम किया जिससे अंग्रेज इस विद्रोह को दबा ना सके, उसका दमन ना कर सके। तो देखिए उसके बावजूद भी आम लोग सोच रहे थे चले गए यहाँ से अंग्रेज और अब हमारा ही शासन है, अब हमारे ही लोग हैं, और शाहमल चीज़ों को बहुत मैनर में एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन डुनलैप ने यहाँ पे बहुत जल्दी आक्रमण कर दिया और शाहमल को इतना दर्दनाक मृत्युदंड दिया कि इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इनके सिर को काट करके गांव में सरेआम घुमाया, ताकि लोगों में एक तो ये भय का माहौल रहे कि अगर किसी और ने नेतृत्व करने का सोचा या किसी और ने अंग्रेजों के खिलाफ काम करने का सोचा तो उसका हश्र भी यही होगा। तो फिर से वो भय और आतंक का माहौल अंग्रेजों ने कायम करने के लिए शाहमल के सर को पूरे गांव में सरेआम घुमाया, सोचिए, और इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इतनी दर्दनाक मृत्युदंड दिया गया इनको ताकि फिर से लोगों में एक भय का माहौल कायम किया जा सके। और देखिए बागपत 21 जुलाई 1857 को ही डुनलैप ने ये काम कर दिया। तो सोचिए 10 मई को तो क्रांति का आगाज ही हुआ है, 10 मई, और देखिए मई के बाद जून और जुलाई यानी लगभग 2 महीने ही ये क्रांति चल पाई थी बागपत में तो, और उसे दबा दिया गया, दमन कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि इस विद्रोह को किस किस तरह से अंग्रेजों ने दमन किया। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली के अंदर 20 सितंबर 1857 को इस क्रांति का दमन किया, और दमन करने पहुंचे कौन, जॉन निकोलसन और हडसन। लेकिन देखिए दमन इतना आसान नहीं था, हमारे भी सैनिक खूब आक्रोश में थे, वो भी जम के लड़ रहे थे। तो इसमें जॉन निकोलसन मारा गया, याद रखना इसमें जॉन निकोलसन मारा गया। और हडसन ने क्या किया, दिल्ली में बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्र और एक नाती को हत्या करके उनका सर लटका दिया ताकि लोगों में भय का माहौल कायम किया जा सके। तो इस तरह से दिल्ली में इस क्रांति का दमन कर दिया गया। बहादुर शाह जफर पे एक केस चलाया गया और उन्हें फिर रंगून की जेल में भेज दिया गया, और वहाँ पे 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई, और इस तरह हमारा अंतिम मुगल बादशाह मर गया। 1857 में क्रांति का दमन किया, बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में भेज दिया, और वहाँ पे 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्र और एक नाती को हडसन ने मार दिया। देखिए इसके बाद कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। कानपुर में 6 दिसंबर 1857 को कोलिन कैंपबेल के नेतृत्व में, अब यहाँ पे जरूरी हो जाता है कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था और उसका दमन किसने किया, ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। तो कानपुर का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे और इसका दमन किया कोलिन कैंपबेल ने। बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने इसका दमन कर दिया। नाना साहब यहाँ से जंगलों में छुपते छुपाते नेपाल पहुँच गए, और उसके बाद कभी भी उनके बारे में कोई तथ्य, कोई घटना, कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो नाना साहब का इतना ही पता है कि वो नेपाल चले गए थे,
उसके बाद का कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी और उनकी मदद कर रहे थे तात्या टोपे। जब नाना साहब भाग करके कानपुर से नेपाल चले गए थे, उस समय तात्या टोपे झांसी आ गए थे और झांसी में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करना शुरू किया। तो पहले जून से पहले मार्च में भी हीरोज ने क्या किया था, आक्रमण किया था झांसी पे, लेकिन यहाँ से तात्या टोपे और झांसी की रानी निकल करके ग्वालियर पहुंच गए। और आपको याद रखना है कि ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो इस क्रांति में अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद 18 जून 1858 को हीरोज ने पुनः आक्रमण किया। यहाँ से झांसी की रानी ने तो इस दिन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया और जो तात्या टोपे थे वो यहाँ से भाग गए। तात्या टोपे यहाँ से बच करके निकल गए और रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति को प्राप्त किया। अब लखनऊ में बेगम हजरत महल वो भी खूब शानदार तरीके से लड़ रही थी। तो हेनरी हैवलॉक, ये एक साथ ही ये नाम पूरा, हेनरी हैवलॉक और जेम्स ओटम, ये दोनों पहुंचे इस नेतृत्व को दबाने के लिए, यानी इस विरोध का दमन करने के लिए, लेकिन ये दोनों सफल नहीं हो पाए और बेगम हजरत महल ने इनको पराजित कर दिया। इसके बाद मार्च 1858 में कोलिन कैंपबेल, याद क्या रखना है कि कानपुर में कोलिन कैंपबेल जो है वो सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन करके आया था, तो उसे एक्सपीरियंस भी था कि दमन किस तरह किया जाएगा। तो जब हेनरी हैवलॉक और जेम्स ओटम हार गए तो कैंपबेल पहुंचा और इसने वहां पे कब्जा कर लिया, लखनऊ को भी खुद के अंडर में वापस ले लिया। कब? मार्च 1858 में। इसके बाद बरेली को 1859 में, फैजाबाद को 1859 में, और हमने देखा था कि बागपत को तो 21 जुलाई 1857 को ही वापस अपने अधीन कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्रांति को दबा दिया गया, हमारे विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारी इस 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, कौन सी जगह से किसने नेतृत्व किया था और वो नेतृत्व क्यों किया था, क्या समस्या थी, क्यों अगेंस्ट थे ईआईसी के। फिर हमने देखा कि इस नेतृत्व को, इस विरोध को अंग्रेजों ने किस तरह से दमन किया, किस तरह से दबाया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि आखिर असफलता या हम कहेंगे पूर्णतः सफल नहीं होने के कारण क्या थे। पूर्णतः सफल नहीं होने के कारण क्या थे 1857 की क्रांति के। तो देखिए, पहली चीज हमने मैप में भी देख लिया था कि क्रांति पूरे भारत में नहीं हुई। अदरवाइज सोचिए, 7 सैनिक, इनका अनुपात ये होता था 6:1। इस अनुपात में ये थे भारतीय सैनिक, ये एक था ब्रिटेन का सैनिक। तो आप सोचिए, इस अनुपात में अगर सेना है तो उसे दबाया, कुचला या विरोध का दमन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन समस्या क्या रही, क्रांति पूरे भारत में नहीं हुई। दूसरा, सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। इसकी बजाय ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि सभी वर्ग के सभी लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वर्ग तो सभी आ गए। हमने देखा व्यापारी वर्ग भी आ गया, शासक वर्ग भी आ गया, जमींदार वर्ग भी आ गया, किसान वर्ग भी आ गया, इसके अलावा जो कलाकार हैं, आर्टिसंस हैं, वो भी आ गए, सैनिक वर्ग भी आ गया। तो वर्ग तो सभी ने हिस्सा लिया, लेकिन सभी वर्गों के सभी लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। और हाँ, एक वर्ग जो याद रखना है, उसने हिस्सा इस क्रांति में नहीं लिया। कौन सा वर्ग? शिक्षित वर्ग। भारत का, भारतीयों का जो शिक्षित वर्ग था, उसने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। सोचिए, अगर वो लोग भी इस क्रांति में हिस्सा लेते तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट थे, इंटेलेक्चुअल थे, वो अपने दिमाग का यूज करते तो एक बहुत और बेहतर नेतृत्व हो पाता, लीडरशिप हो पाती, और शायद हम ईआईसी को यहाँ से हमेशा के लिए भगा पाते। एक और बड़ा कारण क्या था
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में हमारे पास हथियार और तकनीक की कमी थी। आप देखिए, जब तक आंग्ल मराठा युद्ध और ये सारे युद्ध चल रहे थे, या एक चीज समझिए, मैसूर और मराठा, इनके जो सैनिक शक्ति थी, ये जितने पावरफुल थे ना, ये उतने ही अंग्रेज पावरफुल थे, ना इनसे कम ना इनसे ज्यादा। फिर आखिर क्यों मराठा हारना शुरू हुए? क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों के औद्योगिक क्रांति हुई, तकनीक विकास हुआ, उनके पास तोपखाना आ गया, उनके हथियार टेक्नोलॉजी युक्त हो गए और हमारे हथियार उनकी तुलना में लेस टेक्नोलॉजी वाले थे। तो इस वजह से बाद के समय में, ये जो 1850 के बाद का समय है, या बेसिकली 1830 के बाद का जो समय है, वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा ताकतवर होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास हथियार और तकनीक दोनों ही आ गए थे। दूसरी चीज देखिए, 1856 में अंग्रेजों ने जिस रेलवे लाइन को बिछाना शुरू किया था, उसी के साथ हमने पीछे की क्लासेस में डिस्कस किया था, टेलीग्राफ की लाइन भी बिछाना शुरू कर दिया था। तो सोचिए, इनका कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो गया था, जबकि हम भारतीयों के लिए ये सेवाएं नहीं थी। इसलिए याद रखना है कि जहां अंग्रेजों के पास तकनीक और हथियार अच्छे थे, वहीं हमारी क्रांति में प्रतीक का काम कर रहे थे कमल का फूल और रोटी। सोचिए, एक गांव से दूसरी गांव तक न्यूज पहुंचाने, संदेश भेजने के लिए रोटी और कमल के फूल का यूज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अंग्रेज रेलवे, टेलीग्राफ और प्लस में हथियारों में भी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले हथियार यूज में ले रहे हैं। तो सोचिए, लड़ना कितना मुश्किल था। परिस्थितियां और संसाधन हमारे फेवर में नहीं थे। हाँ, जज्बा हमारा ज्यादा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, युद्ध में रणनीति से जीत होती है। आपका एग्जाम हो या कोई युद्ध हो, दोनों ही जगह रणनीति काम आती है, आपकी स्ट्रेटजी काम आती है कि आप किस रणनीति के तहत लड़े। इसीलिए कहा जाता है, चाहे एग्जाम हो, चाहे युद्ध हो, चाहे आपका प्रिपरेशन करने वाला टाइम ड्यूरेशन हो, इन सभी जगहों पे भावनाओं को एक तरफ छोड़ के रखिए। भावनाओं के साथ नहीं, भावनाओं को अलग रख के अनबायस्ड होकर के, बिना इमोशंस के, इस तरह से आप एग्जाम को फाइट कीजिए और इसी तरह से युद्ध फाइट किया जा सकता है। क्योंकि यदि आपके इमोशंस बीच में आ गए ना, वो आपको कमजोर बना देंगे, ना कि ताकतवर। तो देखिए, हमारे जो लोग लड़ रहे थे, वो भावनाओं के साथ लड़ रहे थे, उनमें आक्रोश था, बहुत ज्यादा रोष था, जबकि अंग्रेज पूरी तरह से दिमाग से खेल रहे थे। उनकी हर नीति, उनका हर काम, उनका हर युद्ध आप देखेंगे कि वो स्ट्रेटजी से, बहुत प्लान के साथ एग्जीक्यूट करते थे, इसीलिए वो ज्यादा सफल हो रहे थे। चलिए, तो अभी मैं हमेशा कहती हूँ, वन हु नोज द पास्ट कैन कंट्रोल द फ्यूचर। जिस किसी को पास्ट पता है, इतिहास पता है, वो अपना फ्यूचर कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल तो नहीं, लेकिन आप समझिए, कुछ परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। कैसे? कि बहुत सारी जगह हम अनवांटेड इमोशंस को ले आते हैं। तो यहाँ से सीखने वाली बात आज के दौर में हमारे लिए क्या है कि हमें चीज़ों को, इमोशंस को अलग छोड़कर देखना चाहिए, चाहे वो अपना एग्जाम हो या कोई और हो। चलिए अगला देखिए, ये हमने देख ही लिया, ये सब इसी में काउंट हो गए हैं कि समन्वय और संगठन की कमी थी। देखिए, नेतृत्वकर्ता जो थे ना, वो सभी अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। जैसे नाना साहब लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी क्योंकि उन्हें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली नीति से प्रॉब्लम थी, बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने, उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करने की बात कही गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो हर एक का लड़ने का अपना स्वार्थ था। सैनिक लड़ रहे थे क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, किसान लड़ रहे थे क्योंकि जमींदार, मनी लैंडर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी सब उनका शोषण कर रहे थे। तो हर वर्ग अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहा था या अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लड़ रहा था। अगर सभी का एक ही मकसद होता
और शायद वो उनके छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर होता कि हम सभी को ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलकर भगाना है, हम अपने अपने स्वार्थ बाद में देखेंगे, और पूरे भारत में एक क्रांति हुई होती, तो शायद और शायद इसके परिणाम कुछ और होते, है ना। तो ये तो कमी थी ही थी, समन्वय और संगठन की कमी। और आप सोचिए, एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ सच में सबके हित अलग थे। देखिए, जहां बाकी लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने पे लग रहे थे, वहीं किसानों के दुश्मन सिर्फ ईआईसी नहीं थी, किसानों के दुश्मन थे जमींदार और मनी लेंडर्स। तो इन लोगों ने क्या किया, किसानों ने इकट्ठे हो के उनके बही खाते ये सब जला दिया, उनके घर जला दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था जितनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हम हैं, उतने खिलाफ हम इनके भी हैं। तो आप याद रखना, ये भारतीय लोग भारतीयों के ही खिलाफ भी थे, यानी किसान जो हैं वो मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे, और इन्होंने इसी 1857 की क्रांति के दौरान उनके बही खाते जला दिए। तो सोचिए, हमारे हित बिल्कुल अलग अलग थे, ये फैक्ट है। ये नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा पॉइंट कि सभी लोगों के हित अलग अलग थे, बिल्कुल अलग अलग थे। अब हम देखते हैं कि ठीक है, इसके कारण बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हो पाई क्रांति, लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि क्रांति ना तो पूर्णतः सफल थी और ना पूर्णतः असफल थी। इसका कारण जानिए क्यों। यदि क्रांति पूर्णतः सफल होती तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगा देते और ये कंपनी भारत छोड़ के चली जाती, जबकि 1857 के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, तो ये क्रांति पूर्णतः सफल नहीं थी। अब हम देखते हैं कि पूर्णतः असफल क्यों थी, पूर्णतः असफल क्यों नहीं कह सकते हम इस क्रांति को, क्योंकि पूर्णतः असफल होने का मतलब होता कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः अपना अधिकार यहां जमा लेती, जबकि 1857 की क्रांति का परिणाम ये हुआ कि भारत ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया, भारत ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया, भारत पे सीधा शासन और नियंत्रण हो गया ब्रिटेन की गवर्नमेंट का। तो आप सोचिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसमें सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी शक्ति तो यहाँ पे बहुत कम हो गई, ये सिर्फ वापस से व्यापारिक कंपनी बन के रह गई और हम नियंत्रण में आ गए किसके, ब्रिटिश क्राउन के। तो अब आप समझ पाए होंगे कि ना तो पूर्णतः सफल थी ना पूर्णतः असफल थी, ये आंशिक रूप से सफल थी। क्यों? क्योंकि इस क्रांति ने अंग्रेजों की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिला दी थी। तो जड़ें हिला देने का मतलब पूर्णतः असफल हम इस क्रांति को नहीं कह सकते, और इस क्रांति का परिणाम ये साबित करता है कि ये क्रांति बहुत हद तक सफल थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिली और भारत बन गया उपनिवेश ब्रिटेन का। अब हमारे ऊपर ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण, लीगली कॉलोनी बन गया भारत। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो शायद आज से पहले आपने 1857 की क्रांति के बारे में नहीं पढ़ा होगा। देखिए, ये 3 चित्रकार हैं, इनका नाम आपको 1 या 2 बार देख लेना है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आए तो आपको कभी भी ये ना लगे कि ये नया नाम कहाँ से आ गया। ये तीनों ही चित्रकार हैं और ये इनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। अब देखिए, ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति आ गई थी, वहाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग था, यानी हमारे भारतीयों की तुलना में वहाँ शिक्षित वर्ग के लोग ज़्यादा थे और वो खुद को सिविलाइज्ड भी कहते थे। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की जनता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की जो संसद है या वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ ना हो जाए, ऐसा करने के लिए क्या किया गया, कुछ चित्रकारों ने चित्र बनाए ये दिखाने के लिए कि भारत के लोग इतने जाहिल किस्म के हैं, इतने आक्रोशित रहते हैं, इतने इमोशनलेस लोग हैं
कि भारतीयों ने ब्रिटेन की महिलाओं, बच्चों, अधिकारियों और सैनिकों सभी पे अत्याचार किए हैं, सभी को बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, यातनाएं दी हैं। जब इन चित्रकारों ने ऐसे चित्र बनाए तो ब्रिटेन की जनता ने कहा कि ऐसे लोगों पे तो हमें शासन करना ही चाहिए, और ब्रिटेन के लोग फेवर में आ गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और ब्रिटेन की गवर्नमेंट के। तो सोचिए अंग्रेजों की कितनी सोची समझी चाल थी कि फेलिस बिएतो, इस पेंटर ने चित्र बनाया सिकंदरा बाग। इस चित्र में इन्होंने इतना मार्मिक विवरण दिया है, मतलब इतना मार्मिक चित्र बनाया है कि उसे देख के किसी भी ब्रिटिश इंसान के मन में यूं आएगा कि भारतीय कितने क्रूर और कितने निर्दयी हैं, तो उन्हें तो सिविलाइज्ड करना ही पड़ेगा हमें। हम बने ही इसलिए कि हम उनको सिविलाइज्ड कर सकें। तो सोचिए इस भावना को और भी ज़्यादा दृढ़ बना दिया। थॉमस जोन्स बार्कर ने द रिलीफ ऑफ लखनऊ, इस चित्र में तो महिलाओं से बच्चों को लिपटा हुआ दिखाया गया और भारतीय उन पे अत्याचार कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। इतना दर्दनाक चित्रण किया। तो आप सोचिए द रिलीफ ऑफ लखनऊ, इसलिए भी आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने किन किन कार्यों से वहाँ के लोगों को खुद के फेवर में रखा और वहाँ की जनता भारतीयों के फेवर में ना आ जाए, इसीलिए ये काम करवाया गया। इसके अलावा जोसेफ नोएल पेटन ने इन मेमोरियम नाम का चित्र बनाया। शायद किसी स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने ये जब देखा क्वेश्चन के रूप में तो मुझे लगा कि ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों चित्रकार हैं, ये 3 चित्र हैं जो इंगित करते हैं कि भारतीयों ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के अधिकारियों, सैनिकों, महिलाओं और बच्चों पे कितनी दर्दनाक यातनाएं उनको दी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हम जानेंगे हमारे एक ऐसे हीरो को जिसने ब्रिटेन में रह करके कुछ ऐसे तथ्य जुटाए और ये साबित किया कि हमारा जो 1857 की क्रांति थी वो कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, वो भारत का स्वातंत्र्य समर था, यानी भारत का पहला स्वतंत्रता के लिए संग्राम था, कोई सैनिक विद्रोह नहीं था। क्योंकि सैनिक विद्रोह कह देने से फीलिंग बहुत कम हो जाती हैं कि सिर्फ सेना ने विद्रोह किया था। नहीं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए भारतीयों के द्वारा किया गया 1857 का स्वातंत्र्य समर था ये। तो देखिए, इन्होंने पहले तो विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने 1857 को पहला स्वाधीनता संग्राम कहा। इसके लिए इन्होंने तथ्य जुटाए। 25 साल की उम्र में ये किताब लिखी और इस किताब की 3 कॉपी बनाई। और याद ये रखना है कि ये किताब मूल रूप से मराठी भाषा में थी। किताब की 3 कॉपियां बनाई क्योंकि इनको पता था कि ये जो ब्रिटेन के लोग हैं या ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ये इसको छपने से पहले ही प्रतिबंध लगा देंगे और ये किताब कभी छप ही नहीं पाएगी। तो इन्होंने 3 कॉपी बनाई, मूल रूप से मराठी भाषा में थी ये किताब। सबसे पहली कॉपी इन्होंने भेजी अपने भाई को, बाबा राव सावरकर को, यहाँ पे भारत में। दूसरी भेजी फ्रांस में भीकाजी कामा को और तीसरी कॉपी भेजी डॉक्टर कुटिन्हो को। और इसमें बहुत सारे एविडेंस दिए गए जिनसे ये साबित हो सके कि सच में 1857 की क्रांति नहीं, ये 1857 का स्वातंत्र्य समर था, हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। याद रखना है, लाला हरदयाल ने भीकाजी कामा के प्रयास से इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। इस बुक का अंग्रेजी अनुवाद लाला हरदयाल ने भीकाजी कामा के प्रयासों से किया था। क्रांतिकारियों के बीच हमारे आज़ादी तक 1947 तक क्रांतिकारियों ने इस किताब को अपने पास गीता समझकर रखा। इतनी लोकप्रिय थी ये किताब। ये किताब हमारे क्रांतिकारियों में एक जुनून पैदा करती थी, उन्हें मोटिवेट करती थी। तो ये किताब गीता की तरह थी। तो अगर क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जाए
कि क्रांतिकारी अपनी गीता किसको मानते थे, तो वो मानते थे 1857 का स्वातंत्र्य समर को, जो लिखी गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको 1857 की ये पूरी घटना बहुत बेहतर मैनर में समझ आई होगी, आपके दिमाग में एक कहानी के रूप में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होगा। तो आई होप ये अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम 1857 की क्रांति से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी घटना को उसके फैक्ट्स याद करना, उसकी कहानी जानना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसके क्वेश्चन लगा लेना। उसके बाद आपको एग्जाम में उस पर्टिकुलर सेगमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप बहुत धूम धड़ल्ले से उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 1857 के रिवोल्ट से पूछे गए क्वेश्चंस को। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।